नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर डेल्टा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास है वो हमारी फंडामेंटल राइट से संबंधित है। जी हाँ, मूल अधिकार। आखिर अधिकार क्या हैं, मूल अधिकार क्या हैं और ये कहाँ से आए हैं, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, इनकी क्या विशेषताएं हैं और संविधान में इनकी क्या स्थिति है, इन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर आधुनिक राज्यों की बात करते हैं, आधुनिक देश की बात करते हैं या आधुनिक राष्ट्र की बात करते हैं तो अधिकार बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम राज्यों के रूप की बात करते हैं तो आज अधिकतर देशों में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसमें लोगों के शासन और प्रशासन की बात की जाती है। उन्हीं के द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है और उन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। लेकिन प्राचीन समय की अगर हम बात करते हैं तो ये केंद्रित राज्य व्यवस्थाएं थी। और केंद्रित राज्य व्यवस्थाओं का मतलब यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति से हो सकता है या एक ऐसे बहुत सीमित समूह से हो सकता है व्यक्तियों के, जो पूरे समाज पर, जो पूरे समूह पर शासन करता था। इस प्रकार की व्यवस्थाएं निरंकुश व्यवस्थाएं कहलाती थी, जो राजतंत्रों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। दोस्तों, निरंकुश व्यवस्थाओं में अधिकतर या फिर कहें कि हमेशा लोगों के अधिकारों का हनन होता है और उनका उत्पीड़न होता है, उनका शोषण होता है। शोषण के अलग अलग रूप हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं या फिर और भी कोई तरीका हो सकता है जिसमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था या फिर जो निरंकुश शासन व्यवस्थाएं हैं वो लोगों को प्रताड़ित करती हैं। इन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए सन 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में एक आंदोलन हुआ और मैग्ना कार्टा नामक स्थान पर, जो लंदन के समीप है, वहाँ पर इंग्लैंड के लोग राजा के खिलाफ इकट्ठे हुए और पहली बार इतिहास में लोगों ने राज्य के एवज़ में जाकर के अपने अधिकारों की मांग की। यहाँ एक वर्ड लगातार चर्चा में है जिसे हम कह रहे हैं अधिकार या फिर राइट्स। हमें सबसे पहले राइट्स को समझना पड़ेगा कि आखिर अधिकार या राइट्स जो हैं वो क्या हैं। दोस्तों, अधिकार एक गारंटी है, एक सुरक्षा है जो किसी व्यक्ति विशेष के जो समूह हैं या फिर जो राज्य हैं उनमें किसी व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक और आर्थिक विकास की सुरक्षा प्रदान करते हैं या करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर इस प्रकार की सुरक्षाएं नहीं होंगी तो सदैव से ही, जैसा प्राचीन समय से चलता आ रहा है, विभिन्न राज्य, विभिन्न समुदाय और विभिन्न व्यक्ति अलग अलग तरीके से अपने समाज में लोगों का शोषण करते रहेंगे। इसीलिए एक सामाजिक जीवन जीने के लिए मनुष्य को जहाँ मोरल्स की ज़रूरत पड़ती है, नैतिकता की ज़रूरत पड़ती है, उसी के साथ साथ उसको सुरक्षा भी चाहिए। सुरक्षा किस प्रकार की? जो उसके जीवन में नैतिक बदलाव ला सके, उसका विकास कर सके, बौद्धिक विकास कर सके, आर्थिक विकास कर सके। इन सब चीज़ों के होते हुए एक मनुष्य बन पाता है। अगर इस प्रकार की सुरक्षाएं समाज में नहीं होंगी तो उसकी जो मनुष्यता है वह पशुता में बदल जाएगी या फिर उसके जीवन का जो अस्तित्व है, जो अर्थ है, वो निरर्थक साबित होगा। दोस्तों, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को, दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, उसको अपने अधिकार यानी कि उसको राज्य के द्वारा मिलने वाली जो सुरक्षाएं हैं या व्यक्तियों के समूह में स्थापित जो सुरक्षाएं हैं, जो अधिकार हैं, वो पता होने चाहिए। भारतीय संविधान में जो इनकी स्थिति है वो भाग 3 से संबंधित है, जिसे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपका एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं डेल्टा एकेडमी की ओर से। और आज का जो
भाग है वो भारतीय संविधान के भाग 3 पर चर्चा है और मैंने जो टॉपिक रखा है वह है मूल अधिकार तथा उनकी विशेषताएं। अर्थात मूल अधिकार क्या होने चाहिए, इस पर अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एक प्रकार की सुरक्षा जो सामाजिक जीवन में बौद्धिक, नैतिक और आर्थिक उन्नति के रास्ते सुनिश्चित करती हो, इस प्रकार के अधिकार, इस प्रकार की सुरक्षाएं मूल अधिकार कहलाते हैं। उनमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो आप लोग भी देख सकते हैं कि ये एक ऐसी विशेषताएं हैं जो सामूहिक जीवन में बहुत आवश्यक होती हैं। इस प्रकार के अधिकार हैं। तो अगर हमें सामूहिक जीवन जीना है, एक राष्ट्रीय जीवन जीना है, तो फिर हमें कौन कौन सी सुरक्षाओं की ज़रूरत पड़ेगी, इस पर हम खुद से भी मंथन कर सकते हैं या आप अपने दोस्तों के साथ छोटे छोटे ग्रुप बना करके चर्चा भी कर सकते हैं कि हमें आपस में रहकर कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। तो दोस्तों, भारत का जो भाग 3 है वो क्या है, इससे संबंधित अगर हम बात करते हैं, मूल अधिकार क्या हैं आप लोग स्पष्ट कर चुके हैं। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की जो स्थिति है वो भाग 3 में है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक स्थापित किए गए हैं। अनुच्छेद 12 और जो 13 है वो राज्य की परिभाषा तथा संसद के कुछ अधिकार हैं जो मूल अधिकारों से संबंधित संसद के अधिकार हैं, उसमें बात की गई है। साथ ही साथ अनुच्छेद 14 से लेकर के जो 32 तक हैं उसमें संविधान के जो मूल अधिकार हैं जो लोगों को प्राप्त हैं उसके बारे में व्यवस्थाएं दी गई हैं। दोस्तों, ये जो गारंटी हैं, ये जो सुरक्षाएं हैं, ये राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श की उन्नति है और अधिकतर देशों में जो व्यवस्थाएं हैं वो बिना मूल अधिकारों के नहीं हो सकती हैं। इसलिए राज्य के जो कठोर नियम हैं उनके खिलाफ नागरिकों को आज़ादी की सुरक्षा की ज़रूरत होती है और ये तानाशाही को रोकते हैं। और इनका जो उद्देश्य है, जो मेन इम्पोर्टेंट बात है, वो है कानून की सरकार बनाना, ना कि लोगों की सरकार। कानून की सरकार का मतलब यहाँ पर एक ऐसी सरकार है जो लोगों के एक प्रतिनिधि द्वारा या लोगों के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिसे हम विधायिका के रूप में जानते हैं, पार्लियामेंट के रूप में जानते हैं भारत के संदर्भ में, उनके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं लोगों के संबंध में, उसके अकॉर्डिंग सरकार को चलाना कानून की सरकार बनाना कहलाता है। अगर हम लोगों की बात करते हैं, लोगों की सरकार, तो ये राजा की सरकार को इंडिकेट करता है। अर्थात राजा कोई कानून नहीं बनाता है और वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहता है वो करता है। मूल अधिकारों को जो नाम दिया गया है मूल, वो इसी वजह से दिया गया है क्योंकि ये संविधान के द्वारा एक गारंटी है, एक सुरक्षा है जो किसी देश के द्वारा जो कानून का जो राज है, जिसे हम रूल ऑफ लॉ के नाम से जानते हैं, अर्थात विधि के शासन की जो बात करते हैं, वो स्थापित की गई है। और ये मूल शब्द इसलिए भी है क्योंकि इसके द्वारा जो लोगों का चहुमुखी विकास है, जो वो अलग अलग रूप में कर सकते हैं, जिसे हम भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक या आर्थिक या फिर और भी कुछ, इन सब प्रकार के जो चहुमुखी विकास हैं जो मनुष्य को मनुष्यता की ओर ले जाते हैं, वो इन्हीं अधिकारों से सुरक्षित हो पाते हैं। इसीलिए इसे मूल शब्द से डिनोट किया गया है, फंडामेंटल से डिनोट किया गया है। तो आप लोगों को समझ में आई होगी कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो क्या हैं। और चूँकि फर्स्ट टाइम इस प्रकार के अधिकारों की जो व्यवस्थाएं की गई थी वो मैग्ना कार्टा से की गई थी, इसलिए भारत के संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, भारतीय संविधान की जो स्थिति है वो भाग 3 अर्थात भारत के मैग्ना कार्टा में स्थित है और इनकी व्यवस्थाएं अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक रखी गई है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। अगर हम मूल अधिकारों की बात करते हैं तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं
जिसमें से जो छठा मूल अधिकार है वो आज डिलीट कर दिया गया है, ये निरसित है, जिसको अब अलग से आर्टिकल 300A के अंतर्गत रखा गया है, जो संविधान के भाग 12 में है। और इसे संविधान संशोधन 44वें के द्वारा 1978 में मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसे आप याद रखेंगे, ये 1978 में 44वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा डिलीट कर दिया गया है। और अब वर्तमान में जो इसकी स्थिति है वो आर्टिकल 300A के अंतर्गत रखी गई है, जो संविधान के भाग 12 का हिस्सा है। इस प्रकार से वर्तमान में जो मूल अधिकारों की संख्या है वो 7 है, और जो संविधान था जो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या वो 6 है, और जो मूल संविधान था उसमें जो मूल अधिकार थे वो 7 थे। इस पर आप लोग अलग से चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों, समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, इसका अगर हम संबंध देखते हैं तो ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इसमें व्याख्या की गई हैं, जिसमें आप विधि के समक्ष समता, जाति, धर्म, मूल, स्थान, वंश, इन सब के आधार पर जो विभेद होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसका विरोध किया गया है, उसका निषेध किया गया है, उसकी समाप्ति की गई है। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ये जो व्यवस्थाएं हैं स्वतंत्रता के अधिकार की, आर्टिकल 19 से लेकर के 22 में इसको रखा गया है। आर्टिकल 19 राइट टू एक्सप्रेस से लेकर आर्टिकल 22 तक व्यवस्था की गई है। हम इसे अगली कक्षा में डिटेल से तैयार करेंगे। नेक्स्ट जो मूल अधिकार है वो मूल अधिकार 3 है, जिसे हम एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट जो राइट्स दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसकी जो व्यवस्था है वो संविधान में आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत रखी गई है, जिसमें बच्चों के कारखानों में नियोजन की मनाही की गई है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द चाइल्ड लेबर इज़ प्रोहिबिटेड इन द फैक्ट्रीज। एंड आर्टिकल जो 24 है उसका संबंध भी इस प्रकार से है कि हम लोगों की जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उन सब को रोका गया है, उनके ज़बरदस्ती जो बेगार प्रथा है उसको रोका गया है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं आर्टिकल 23 और 24 में रखी गई हैं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग सभी एग्ज़ाम की तैयारी करें या ना करें, किसी एक अच्छे व्यक्ति को अपने राइट्स पता होने चाहिए। आगे देखते हैं, जो मूल अधिकार 4 है वो धर्म की स्वतंत्रता की स्थापना करता है भारत में, यानी कि अंतःकरण की, नॉट ओनली द रिलीजन, ये बात करता है हमारे सेल्फ कंसाइंसनेस की, जो अंतःकरण है, जो मेरे अंतरात्मा से कोई विचार निकलता है, जिसे हम पंथ के रूप में जानते हैं, सेक्ट के रूप में जानते हैं, उसकी व्यवस्थाएं भी आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के रूप में की गई है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। दोस्तों, नेक्स्ट जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। चूँकि भारत में विविधताओं का एक देश है और उसमें अलग अलग प्रकार की कल्चर हैं और अलग अलग प्रकार के लोग हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसी भी संख्या है जिनकी संख्या बहुत कम है, तो उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी जो कल्चर हैं, उसको कैसे सिक्योर किया जाए, उनकी पहचान कैसे इस देश में रखी जाए, उसको सुनिश्चित करने के लिए जो संविधान का मूल अधिकार 5 है उसमें व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसका संबंध आर्टिकल 29 से लेकर के 30 तक रखा गया है, 30 तक, 29 से लेकर के 30 तक रखा गया है। दोस्तों, छठा इसे हटा दिया गया 1978 में, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हैं, इस जो ये हमारा मूल अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू रेमेडीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 इम्पोर्टेंट है। इसमें अनुच्छेद 32, इसको बाबा साहब
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो बोला है वो बोला है कि ये संविधान की आत्मा है, दैट इज़ द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वाई? ये डिस्कशन आप लोग कर सकते हैं, नेट पर सर्च कर सकते हैं या और भी कुछ लोग देख सकते हैं। तो इसके पीछे मैं छोटा सा एक वाक्य रखना चाहूँगा। दोस्तों, आप कितना भी अच्छा संविधान लिख लें और उसमें कितनी भी प्रकार की सुरक्षाएं सुनिश्चित कर दें कि आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन जब तक उसकी गारंटी ना हो, उसको स्थापित करने की क्षमता ना हो, उसको इन्फोर्सेबल ना किया जा सकता हो, परिवर्तनीय ना किया जा सकता हो, इस प्रकार के लिखित गारंटी, इस प्रकार के लिखित जो अधिकार होते हैं वो सब बेकार होते हैं। और अगर मूल अधिकार संविधान से हटा दिया जाए तो हमारे संविधान में लोगों के लिए कुछ भी नहीं बचता है। इसीलिए बाबा साहब जो थे वो इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा के रूप में डिनोट करते हैं, और उनका जो स्पीचेस है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, आप उसको भी कहीं से ढूंढ करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो संविधान में मूल अधिकारों की स्थिति है, भाग 3 में 6 मूल अधिकार वर्तमान में स्थित हैं और उनके आर्टिकल समेत हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आगे देखते हैं इनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो मूल अधिकार हैं ये केवल नागरिकों को प्राप्त नहीं है। यहाँ नागरिक हम लोग पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं कि नागरिक क्या होते हैं। तो ये केवल नागरिकों को उपलब्ध नहीं, बल्कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो उपलब्ध हैं, चाहे वे नागरिक हों, विदेशी लोग हों, या फिर जो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल से मतलब यहाँ पर जो कानूनी व्यक्ति है, लीगल पर्सन, कानूनी व्यक्ति। कानूनी व्यक्ति कौन होते हैं? जिसे हम, जैसे कोई परिषद है, काउंसिल, कोई कंपनी है, इस प्रकार की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कृत्रिम व्यक्ति कहलाते हैं, कानूनी व्यक्ति कहलाते हैं। और जो प्राकृतिक नागरिक हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, देशी हो सकते हैं या फिर विदेशी हो सकते हैं। तो मूल अधिकार जो हैं इन तीनों प्रकार के लोगों को, देशी, विदेशी और कृत्रिम व्यक्ति, इन सब को प्राप्त होते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन के साथ। जो देशी व्यक्ति हैं, घरेलू व्यक्ति, यानी कि जो अपने नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और विदेशियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, इनके बारे में अलग से चर्चा की जा सकती है। दोस्तों, ये असीमित नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसे कितना भी बढ़ाया जा सके, अगर ऐसा होगा तो राज्य काम ही नहीं कर सकता है। ये असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य होते हैं। आप इन्हें क्वालिफाइड कर सकते हैं, वाद योग्य बना सकते हैं। राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। हम बात कर रहे थे कि आर्टिकल 13 में जो है वो संसद को ऐसी व्यवस्था दी गई है कि जो मूल अधिकारों से, जो राज्यों के द्वारा जो निर्मित कानून हैं, अगर वो मूल अधिकारों से कहीं अलग होंगे तो उस पर संसद अलग हटा देगी, लेकिन साथ ही साथ मूल अधिकारों से संबंधित संशोधन को किया जा सकता है। अर्थात राज्य जो है इस पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। इसी कारण से व्यक्तिगत अधिकार जो हैं और पूरे समाज के बीच जो है ये संतुलन का काम करती हैं सभी लोग, ताकि साथ साथ स्वतंत्रता और सामाजिक जो नियंत्रण है उसको स्थापित किया जा सके। इसलिए ये असीमित नहीं है। अगर ये असीमित होंगे, इनकी कोई लिमिटेशन नहीं होगी, तो फिर ये संतुलन को स्थापित नहीं कर पाएंगे, और एक और जिसको ये प्राप्त हैं वो मजबूती से एक और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और जिसको ये प्राप्त नहीं हो पाएंगे वो नीचे हो जाएगा। इस प्रकार से इनको जो है संतुलन की ज़रूरी है समाज में बनाए रखने के लिए। इसी कारण से असीमित बनाए गए हैं। यह व्यक्तिगत प्रतिकार के लिए हैं। यहाँ प्रतिकार का मतलब जो है वो ऑर्डिनरी जो लीगल रेमेडीज़ है उससे संबंधित लिया जाता है। कुछ मामलों को अगर छोड़ दें तो इनमें से जो ज़्यादातर
राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ दिए गए हैं। जब अधिकार राज्य कार्यवाही के खिलाफ हो जाते हों और किसी व्यक्ति द्वारा इनका उल्लंघन हो रहा हो तो ऐसे रेमेडीज़ को ऑर्डिनरी लीगल रेमेडीज़ के रूप में हम नहीं कर सकते, बल्कि इनका व्यक्तिगत प्रतिकार कर सकते हैं ऑर्डिनरी लीगल रेमेडीज़ के द्वारा। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, व्यक्तिगत प्रतिकार। ये नकारात्मक भी होते हैं और साथ ही साथ सकारात्मक भी होते हैं। अगर हम नकारात्मक अधिकारों की बात करते हैं तो ये राज्यों के जो अथॉरिटीज़ हैं, जो उनके राइट्स हैं, उसको कम कर देती हैं, इसलिए नकारात्मक है। जबकि सकारात्मकता जो है ये जो व्यक्तियों को प्राप्त हैं, उनकी सुविधाओं को जो हमें ये प्राप्त कर रहे हैं, उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, सकारात्मक हैं। तो इसमें नकारात्मकता के और सकारात्मकता के गुण दोनों हैं। ये इन्फोर्सेबल हैं, इनको न्यायालय में ले जा करके इन्फोर्स किया जा सकता है, परिवर्तनीय किया जा सकता है, इसलिए न्यायोचित हैं। ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं और जब भी इनका कोई उल्लंघन होता है तभी न्यायालय अपना कुछ वो निर्णय दे सकते हैं। सीधे उच्चतम न्यायालय में भी सुनवाई कर सकते हैं। है एक प्रक्रिया होती है न्यायिक प्रक्रिया पाने की कि भाई पहले लोअर कोर्ट में जाओगे, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर तब जा कर के सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसके मामले में न्यायिक प्रक्रियाओं को थोड़ा सा जो एक्सट्रीम होता है वो बनाया गया है, अर्थात आप सीधे उच्चतम जो प्रीवी काउंसिल है हमारी, जो सुनवाई की अंतिम एक काउंसिल है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट के रूप में जान रहे हैं, वो सीधे इस पर सुनवाई कर सकता है। ये स्थायी नहीं है, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इनको संशोधित किया जा चुका है। ठीक है, तो ये इसलिए स्थायी नहीं है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। और कितना किया जा सकता है, इस पर काफ़ी सारे वाद हैं। और यहाँ पर ही मूल ढांचे से संबंधित एक कंसेप्ट उत्पन्न होता है कि आखिर मूल ढांचा संविधान का क्या है। तो इसके लिए आप केशवानंद भारती का मामला पढ़ सकते हैं, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन सी व्यवस्थाएं दी गई हैं या उससे पहले कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी, उस पर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों ये आपातकाल के समय जो हैं, ये आपातकाल के समय निलंबनकारी हैं, मतलब इनको सस्पेंड किया जा सकता है। जब कोई आपातकाल हो, चाहे आर्थिक हो या फिर कोई दूसरा, या अभी आपने देखा होगा जो कोविड पैंडेमिक दुनिया भर में आया तो उसमें बहुत सारे राइट्स को लोगों के सस्पेंड कर दिया गया। जैसे वो अपने घरों में रहेंगे, घूमने की आज़ादी आपसे छीन ली, ठीक है, आप सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते हैं। ये आपका जो सम्मेलन था, शांतिपूर्वक सम्मेलन, जैसे एक बारात की व्यवस्था करना या फिर कोई धार्मिक सम्मेलन करना, इन सब की मनाही कर दी गई। तो जब भी कोई आपात की स्थिति आ जाती है तो उस कंडीशन में ये सस्पेंडेबल है, इनको निलंबन किया जा सकता है, इनको रोका जा सकता है। तो इसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की मूल अधिकार में विशेषताएं हैं। अगली क्लास में हम लोग पुनः उपस्थित होंगे और इस मूल अधिकारों से संबंधित 1 बाय 1 करके चर्चा करेंगे। दोस्तों आप लोग डेल्टा एकेडमी के साथ जुड़े रहें और लगातार हमारे साथ पढ़ाई करते रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि डेल्टा एकेडमी आपके जो कंटिन्यूस पढ़ाई है, जो कंटिन्यूस स्टडी है आपकी, उसमें योगदान दे रहा होगा और आप एप्रिसिएशन के लिए अपना कमेंट दे करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई सुझाव हम लोगों को देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, हम लोग उस पर भी काम करेंगे। दोस्तों अगली क्लास तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।